5 दिसंबर 1945 दोपहर के 2:10 पे यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं, जिसको फ्लाइट 19 कहा जाता है। वो अपनी रूटीन के मुताबिक 3 आवर्स की ट्रेनिंग करने के लिए टेक ऑफ करते हैं। फ्लाइट में 14 क्रू मेंबर्स थे और इनको लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैरल टेलर, जो कि बहुत बड़े पायलट और एक वार वेटरन भी हैं। ये 5 प्लेन्स फ्लोरिडा से टेक ऑफ करके ईस्ट की तरफ फ्लाई करते हैं। सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था, वेदर भी अच्छा था, लेकिन टेक ऑफ करने के 2 आवर्स बाद इनके स्क्वाड्रन लीडर ने रिपोर्ट किया कि अचानक से इनके कंपास में प्रॉब्लम आ गई है और इनका कंपास काम करना बंद कर जाता है। वो जल्दी से अपना बैकअप कंपास निकालते हैं, मगर बैकअप कंपास भी फेल हो जाता है। इनको ये भी मालूम नहीं होता ये कहाँ है उस वक्त। वो फौरन दूसरे प्लेन से कांटेक्ट करते हैं। बहुत मुश्किल से उनसे कांटेक्ट होता है और उनसे पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब उनके भी इंस्ट्रूमेंट्स मेल फंक्शनिंग कर रहे होते हैं। फिर इन सब के लीडर जो बहुत ही एक्सपीरियंस से उनकी तरफ से ऑडियो आता है। Both of my compasses are out. I am trying to find Fort Lauderdale, Florida. I am over land, but it's broken. I am sure I am in the Keys, but I don't know how to get the Fort Lauderdale. मौसम आहिस्ता आहिस्ता खराब होना शुरू हो गया। शाम के 4:56 पे टेलर को लगता है कि उनके प्लेन्स गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर पहुंच चुके हैं। उनको ये लगता है कि उनको ईस्ट की तरफ फ्लाई करना होगा वापस फ्लोरिडा की तरफ पहुंचने के लिए। वो अपने बाकी प्लेन्स को कमांड करते हैं कि ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई किया जाए, मगर उनको कंफ्यूजन हो जाती है कि वो ऑलरेडी ईस्ट में हैं, उनको वेस्ट में फ्लाई करना चाहिए। मगर कुछ सेकंड्स बाद उनको एक प्लेन से ऑडियो सुनने को मिलता है। Damn it, if we could fly just west, we could get home. Head west. अंदाजा लगाया गया कि उनके प्लेन्स उस वक्त 370 किलोमीटर ईस्ट में थे फ्लोरिडा में। शाम के 7:04 पे टेलर की तरफ से एक आखिरी ट्रांसमिशन आता है। All planes close up tight. We will have to ditch unless landfall. When the first plane drop below 10 gallons, we all go down together. और कुछ ही देर में उनके सारे प्लेन्स गायब हो जाते हैं हमेशा के लिए। और आज तक इन 5 प्लेन्स के बारे में कोई भी नहीं जानता कि ये कहाँ गायब हो गए, क्योंकि उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 को खत्म हुए चंद ही मंथ्स गुजरे थे। तो यूएस नेवी को लगता था कि शायद दुश्मनों ने उनके प्लेन्स को गिरा दिया है, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं था। और फिर फ्लाइट 19 के गायब होने के बाद एक सर्च एंड रेस्क्यू मैरिनर एयरक्राफ्ट जिसमें 13 लोगों का क्रू होता है, वो फ्लाइट 19 को ढूंढने के लिए टेक ऑफ करता है और कुछ ही देर में ये भी गायब हो जाता है। इसके बाद काफी दिनों तक एक बहुत ही बड़ा एयर एंड सी सर्च ऑपरेशन बुलाया जाता है। ये भी उन दोनों फ्लाइट्स को ढूंढने के लिए शुरू होता है। ये उस टाइम का बहुत बड़ा सर्च मिशन होता है उनको ढूंढने के लिए, मगर ना ही उनका कोई प्लेन का टूटा हुआ हिस्सा मिलता है, ना ही किसी बंदे की डेड बॉडी। और जहाँ ये सब कुछ हुआ उस जगह को हम बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं, जिसमें कई जहाज और बहरी जहाज गए और आज तक उनका पता नहीं लग सका। और इसको कई नाम दिए गए हैं, जैसे कि ग्रेवयार्ड ऑफ अटलांटिक, द सी ऑफ डूम, सरगासो ग्रेवयार्ड। और ये वो नाम हैं जिनको 18th और 19th सेंचुरी में यूज किया जाता था। मगर बरमूडा ट्रायंगल 1964 में एक मैगजीन थी एर्गोसी नाम की, जिसमें विंसेंट एच कैडीज नामी शख्स ने एक आर्टिकल लिखा 1964 में, और जिसका टाइटल था द डेडली बरमूडा ट्रायंगल। और पहली बार इस वर्ड का तब उस आर्टिकल में यूज किया गया था। इस आर्टिकल में उन्होंने जो भी इंसिडेंट्स हुए थे उस टाइम में उसको समराइज किया और उनको लिंक करने की कोशिश की और एक मिस्ट्री बनाने की कोशिश की थी कि कुछ तो ऐसा है समंदर के इस एरिया में जो बहुत ही अजीब है, कि जिसकी वजह से जहाज और बहरी जहाज गायब हो जाते हैं इस जगह पे जाके। उस आर्टिकल में इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं थी कि ऐसा क्यों होता है, मगर इस आर्टिकल की वजह से बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री उस वक्त की सबसे बड़ी मिस्ट्री बन गई। और ये मिस्ट्री इतनी पॉपुलर हुई कि इस पे कई बुक्स लिखी गई और कई मूवीज भी बनाई गई और गाने भी लिखे गए। 23 फरवरी 2017 को टर्किश एयरलाइंस का एक जहाज फ्लाइट TK-183 को हवाना में लैंड करना था और इसी वजह से उसे बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरना पड़ा। लेकिन अचानक पायलट ने कंट्रोल टावर को रिपोर्ट किया कि जहाज बिल्कुल एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, और जिसकी वजह से पायलट ने जहाज का फौरन रुख बदल दिया और हवाना की बजाय डैलस एयरपोर्ट पर जहाज को लैंड करवाकर 440 पैसेंजर्स की जान बचा ली। इस किस्म के और भी कई इंसिडेंट्स बरमूडा ट्रायंगल की हदूद में पेश आ चुके हैं। कई और इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए जिनकी लिस्ट विकिपीडिया पर मौजूद है, लेकिन चंद इंसिडेंट्स तो ऐसे भी हैं जो आज तक कभी रिपोर्ट नहीं हुए। 1967 में क्रिसमस वाले दिन एक अमेरिकन बिजनेसमैन जिसका नाम बुराक था अपनी लग्जरी यॉट में मियामी बीच की सैर को निकला, लेकिन थोड़ी ही देर बाद बीच गार्ड्स को बुराक की कॉल आई और उसने बताया कि उसकी यॉट की किसी ठोस चीज के साथ टक्कर हुई है। जब गार्ड्स वहां पहुंचे तो ना ही उसकी कोई यॉट मिली और ना बुराक
बुराक का कोई नामो निशान था। न जाने समंदर में किस चीज के साथ उसकी टक्कर हुई थी, ये राज बुराक के साथ हमेशा के लिए दफन हो गया। और हर बार की तरह इस मिस्ट्री का जवाब तलाश करने के लिए साइंटिस्ट की खोज एक बार फिर से शुरू हो जाती है। लेकिन साइंटिस्ट ने इस बार कुछ ऐसे ठोस सबूत तलाश किए हैं जिससे जाहिर होता है कि शायद वाकई ये मिस्ट्री अब सॉल्व हो चुकी है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से ताल्लुक रखने वाली एक अमेरिकन साइंटिस्ट की टीम ने सैटेलाइट से बरमुदा ट्रायंगल की कड़ी जांच की। उनको कुछ ऐसा देखने को मिला जो शायद आज से पहले किसी ने नहीं देखा था। उन्होंने ये नोटिस किया कि बरमुदा ट्रायंगल के ऊपर कुछ ऐसे क्लाउड्स बन रहे हैं जो ना कि स्क्वायर हैं और ना ही सर्कल, बल्कि ये क्लाउड्स हेक्सागन की शक्ल जैसे हैं और इनका साइज 88 किलोमीटर जितना बड़ा होता है। एक्सपर्ट्स टीम का मानना है कि शायद ये क्लाउड्स कोई आम क्लाउड्स नहीं बल्कि ये एयर बॉम्ब क्लाउड्स हैं, यानी जब ये अजीब किस्म के बादल बनते हैं तो इनके नीचे बहुत तेज हवा के झोंके चलते हैं जिनकी स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है। इन झोंकों की स्पीड इतनी तेज होती है कि ना इनमें कोई हवाई जहाज आसानी से उड़ सकता है, ना ही उनमें कोई बड़ी से बड़ी शिप तैर सकती है। साइंटिस्ट का कहना है कि शायद बरमुदा ट्रायंगल में होने वाले हादसात की ये भी एक वजह मानी जा सकती है। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई बेहतरीन वीडियो के साथ।